चलिए आ जाइए, आज क्वेश्चन समाप्त कर देना है चाहे जो हो। इसमें विश्व का भी कुछ पर्वत पठार सब का क्वेश्चन आ गया, हम देख रहे थे, तो खैर कोई दिक्कत ना है उससे। क्वेश्चन पलटी आज खत्म कर देना है। आ जाइए। क्वेश्चन जूम भी नहीं किया है, बट पागले है साला सब टाइम पास है स्टाफ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहेर, सिंकरामगट्टा, मादुगुला कोंडा। सलहेर। सलहेर। सलहेर कहां जानते हैं? हाय, सलहेर कहां है जानते हैं? महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पूर्वी घाट का विस्तार है? महाराष्ट्र में पूर्वी घाट का विस्तार है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का विस्तार है। तो सलहेर जो है पूर्वी घाट में नहीं आता है, बल्कि सलहेर पश्चिमी घाट में आता है, महाराष्ट्र में है यह सलहेर। राज्य और सबसे ऊंची चोटी केरल। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। नागालैंड सारामती। उत्तराखंड नंदा देवी। तमिलनाडु दोदा बेटा। आंसर 3 4 2 1। 3 4 2 1 आंसर सी होगा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की और उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बरवानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। नवासी ए। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी। कौन? कार्डमम। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार। गिरनार जो है गुजरात में है और यहां पर कोई चाय बागान नहीं है। वही कानन देवन केरल में है, यहां पर चाय बागान है। नीलगिरी तमिलनाडु में है, यहां पर भी चाय बागान है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यहां पर भी चाय बागान है। गिरनार गुजरात में है, यहां पर चाय बागान नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? बछेंद्री 1984 में। 1984। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तेबई, जापान की रहने वाली थी। कहां की? जापान की रहने वाली थी। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में की थी। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सर्वप्रथम इन्होंने 1975 ईस्वी में की थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयी प्राप्त करने वाली संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। भारत की, भातर कर दिया है, भारत होगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर
ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंचनजंगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? सिक्किम में। नेपाल और सिक्किम के सीमा पर है, लेकिन भारतीय राज्यों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिक्किम मान करके चलना है। क्या होगा? सिक्किम। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? इन पर्वतों में सबसे ऊंची कौन है? माउंट, दूसरा केटू, दूसरा केटू, तीसरा कंचन। तो माउंट एवरेस्ट और केटू को गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं ना। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर और कंचनजंगा 8598 मीटर। आंसर सी होगा। होगा। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड हिमालय। उत्तराखंड हिमालय को ही कुमायूं हिमालय या उसी को ही गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में? कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? देखिए, अरावली का सबसे उच्चतम शिखर तो आपको गुरु शिखर है, लेकिन गुरु शिखर ऑप्शन में है नहीं। गुरु शिखर के बाद अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुंभलगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1244 मीटर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रदर्शित करता है? पूरब से पश्चिम दिशा। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। देखिए, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। देखिए, इसमें जो है नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। देखिए, इसमें जो है आप समझिएगा, इधर चीन है, यहां पर नेपाल है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, यहां पर नामचा बरवा है। नामचा बरवा है। चीन और अरुणाचल प्रदेश चीन में ही माना जाता है। अगर भारत के संदर्भ में कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। कंचनजंगा जो है सिक्किम में, यहां पर सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा है। फिर जो है आपको माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। डी होगा? डी होगा? डी होगा। डी उत्तर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। डी होगा। कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। गोसाई थान। गोसाई थान कहां है? नेपाल में। गोसाई थान नेपाल में है। गोसाई थान भारत में नहीं है, बल्कि कहां है? नेपाल में। उसके अलावा जो कामेत है, नंदा देवी, त्रिशूल है, ये तीनों भारत में है, भारत के उत्तराखंड में है। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल तीनों भारत में है, भारत के उत्तराखंड में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ी सही है। कोडाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ी नहीं। कोडाई कनाल जो है पालनी की पहाड़ी में है, पालनी की पहाड़ी में है। उडक मंड, नीलगिरी पहाड़ी सही है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं। शिमला जो है धौलाधर श्रेणी में है। शिमला धौलाधर श्रेणी में है। धौलाधर श्रेणी में है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इसका आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। बी और डी दोनों। तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? तो इसमें गलत जो है बी नंबर है और डी नंबर है। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं है, बल्कि पालनी की पहाड़ी में है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, बल्कि धौलाधर श्रेणी में है। तो एक नया ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन ई, बी और डी दोनों। कौन सा एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मंधाता। गुरला मंधाता जो है आपको तिब्बत में है। कहां पर है?
तिब्बत में है। बाद बाकी सब भारत में है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में आप मान करके चल सकते हैं। कामेट उत्तराखंड में, नंगा पर्वत जो है आपको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके वाले एरिया में जो है नंगा पर्वत है। गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गोरलाटा चोटी जो है सामरी पार्ट में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़ी। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी आंसर डी। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल। और कुल्लू घाटी कौन राज्य में? हाँ, हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी किस राज्य में? बोलिए, नहीं बताएं, मार फटा से ठीक कर देंगे। नेलांग घाटी कहां है? उत्तराखंड। सब बताए हुए हैं। मरखा घाटी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर, लेकिन लद्दाख में है न हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। जुक्कू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी आए हिमाचल। युथांग घाटी 3 4 2 1, आंसर डी। भारत में शांत घाटी किस राज्य में? केरल में ना, केरल में। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन एक गलत है? चांगला जम्मू कश्मीर में सही, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही, सेला उत्तराखंड नहीं, सेला अरुणाचल प्रदेश। सेला कहां है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यही गलत है, यही आंसर होगा 118 का डी। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? डी नंबर, सेला उत्तराखंड नहीं बल्कि सेला अरुणाचल प्रदेश। बताइए पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? एकदम बताए हुए हैं, क्या होगा? नीलगिरी और कोई कंफ्यूजन है? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो नानी याद दिला देंगे हम। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम सही है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश नहीं, भोरघाट महाराष्ट्र, भोरघाट महाराष्ट्र। पालघाट केरल सही है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में खैबर दर्रा है, पाकिस्तान में खैबर दर्रा है। और इसी खैबर दर्रा को पार करते हुए सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उसके अलावा जो थाल घाट, भोरघाट, पालघाट है, ये सब पश्चिमी घाट में आता है। थालघाट महाराष्ट्र में, भोरघाट महाराष्ट्र में, केरल में पालघाट है। और महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? खैबर दर्रा। कौन सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश गलत है, लिपुलेख उत्तराखंड, लिपुलेख उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम सही है, जोजिला कश्मीर सही है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला मेघालय नहीं, नाथुला कहां है? कहां है? सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर सही है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नाथुला किस राज्य में? सिक्किम। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? लिपुलेख उत्तराखंड सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं, गलत है। नाथुला कहां? सिक्किम। कहां है? सिक्किम। गलत को ही ना चुनना था, आंसर बी हो जाएगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, पालघाट केरल सही है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है? नाथुला। नाथुला सिक्किम में है, इसको खोला गया नाथुला।
पहाड़ी दर्रा और राज, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, सिपकिला 2 3 4 1, आंसर बी। 2 3 4 1, आंसर बी। कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? जेलेपला सिक्किम सही है, माना नीति उत्तराखंड सही है, सिपकिला जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा उत्तरा। कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, बल्कि सिक्किम, लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। आंसर ए। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा? सब तो एक एक क्वेश्चन है। तो एकदम कंसंट्रेशन बना करके रखिए। जैसे आपका कंसंट्रेशन भंग, एक क्वेश्चन आगे खोजते रहिएगा अपना। माना दर्रा उत्तराखंड, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? क्या है? दर्रा। 134 से। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूरब देखिए, ये भारत है, पूरब है, पश्चिम है। सिपकिला कहां है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। नाथुला कहां है? सिक्किम इधर है न हो, नाथुला यहां है। बोमडिला कहां है? अरुणाचल, सिक्किम से भी इधर आइएगा तब ना अरुणाचल प्रदेश, यहां पर बोमडिला है। और लिपू लेक उत्तराखंड, उत्तराखंड यहां न है। तो पश्चिम से पूरब में सजाइए। सबसे पश्चिम में सिपकिला, सिपकिला के बाद लिपू लेक, और लिपू लेक के बाद नाथुला, नाथुला के बाद बोमडिला। एक बार फिर से, सबसे पश्चिम में सिपकिला यानी 1, फिर लिपू लेक यानी 4, और फिर नाथुला 2, और फिर बोमडिला 3। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, बोलिए। इनमें से कोई नहीं। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? यांगजी, हिमाचल प्रदेश में ना। हाँ, आंसर डी होगा, लिखाए है ना। हाँ, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। 4300 मीटर से 6000 मीटर पूरब में, 4300 मीटर से 6000 मीटर पूरब में। सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन। कौन? सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गंगोत्री, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गंगोत्री 140 सी। कौन सा विशालतम हिमनद है? सियाचिन। क्या हो जाएगा? सियाचिन। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चोराबाड़ी केदारनाथ मंदिर के पूरब में है, केदारनाथ मंदिर के पूरब में है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? मिलाम, मिलाम है। स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26%। कितना प्रतिशत? 26। पर्वत की गणना किस श्रेणी का स्थल रूपों में आती है? द्वितीय श्रेणी। कौन श्रेणी? द्वितीय। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%। 1%। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं बताए हैं। अरे सुनिए, पर्वत, पठार, मैदान।
पर्वत 26%, पठार 33%, बाद बाकी कितना बच रहा है? 6 3 2 5 कितना? 41। हाँ तो देखिए, पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल के 26% भूभाग पर पर्वत का विस्तार, 33% भूभाग पर पठार का विस्तार, मैदान 41%। पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 1% मानव जनसंख्या निवास करती है, पठारी क्षेत्र में 9% मानव जनसंख्या निवास करती है और मैदानी क्षेत्र में 90% मानव जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये मानव जनसंख्या का प्रतिशत हो गया, और ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल पर पर्वत कितना प्रतिशत, पठार कितना प्रतिशत, मैदान कितना प्रतिशत और मानव कितना 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 रहता है। समझ गए? तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। समझ गए? भारत में मैदान 43%, मारेंगे हम मुंह तोड़ देंगे। ठीक है, जोड़िए ना, 100 हो जाएगा महाराज। ठीक है, लिख लीजिए इसको, इसको लिखिए, लिखिए जल्दी। कितना फोन आता है? लिख लिए? हो गया? आगे आइएगा। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉली ने किया है, जॉली ने। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोबर ने, कोबर ने किया है। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व, 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल, यूराल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित, वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है, एंडीज पर्वत भी वलित पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली, अरावली। कौन भंसरोत पर्वत का उदाहरण है? वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियारा नेवादा, इनमें सभी सब है। विश्व का भूगोल पढ़िएगा तो समझिएगा ये सब। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत है। कैसे पर्वत हैं? वलित, वलित पर्वत। कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? विश्व के नवीन वलित पर्वत का आल्पस, आल्पस, आल्पस। एक वलित पर्वत है हिमालय, इसमें जो है वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तेथिस से। किससे हुई है? तेथिस से। दक्षिण आल्पस पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्पस पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक। दो महाद्वीपों के बीच जल का विभाजन करती है। एंडीज, रॉकीज, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होना चाहिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रू टागला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी एकांगुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपको ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। आल्पस बलित पर्वत का उदाहरण है। मिलाइए 2 4 1 3 2 4 1 3 आंसर बी। अर्जेंटीना, इक्वेडोर, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ है। इक्वेडोर में माउंट चिमरांजो है। तंजानिया में किलिमंजारो है। संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट मैकिनले है। आंसर 2 4 1 3 बी। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। कौन है? पेरिनीज। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। माउंट एवरेस्ट देश में स्थित है? नेपाल में। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज। स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार? 33। कितना? 33। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी जनसंख्या? 9%। कितनी? 9%। पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल। खनिज तेल नहीं पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, खनिज तेल नहीं पाया जाता। खनिज तेल। जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं? पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार। किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। 1 मिनट रुकिए, इसको देखने दीजिए। क्या नंबर है वो? क्या नंबर? 180। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, बोलिविया का पठार। ये होगा आपको पेंटागोनिया का पठार होगा। पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार। आगे कौन एक पर्वत पदीय पठार है? इसका भी आंसर पेंटागोनिया। सेम क्वेश्चन है। पेंटागोनिया का पठार। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल। स्पेन तथा पुर्तगाल। टेलीग्राफिक पठार कहां स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन है? तिब्बत का पठार। पोटबार पठार किस देश में? पाकिस्तान में है। पोटबार पठार पाकिस्तान में है। लोयस पठार स्थित है चीन में। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य में। हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य में। लोयस का पठार एक पवनकृत मैदान है
विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। किसको? पामीर। तुर्की में अनामोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसको देखना होगा। तुर्की में अनामोलिया का पठार पोंटिक तथा टॉरस, एल्बुर्ज तथा जॉग्रस, काकेशस तथा एल्बुर्ज, काकेशस तथा कार्पेथियन। काकेशस तथा कार्पेथियन होगा। काकेशस तथा कार्पेथियन। कार्पेथियन। काकेशस तथा कार्पेथियन। विश्व का क्वेश्चन सब आ गया है। ठीक है। रांची का तट पठार निम्नलिखित में से क्या है? एक उत्थित पेनीप्लेन है। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? टीन का। टीन का। स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 41। 41। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में आती है? द्वितीय। पर्वत, पठार, मैदान सब द्वितीय श्रेणी में आता है। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? फसलों तथा क्या नंबर क्वेश्चन है वो? 195। 85% होगा। 85%। समझिए 85%। 85%। 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मैदानों में निवास करती है? 90%। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान को। मैदान क्योंकि मुख्य तौर पर मानव जो है मैदानी भाग में रहता है, इसलिए मैदान को सभ्यता का पालना कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी चीन के लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? 198। रेत व धूल कणों के जमाव से। रेत व धूल कणों के जमाव से। रेत व धूल कणों के जमाव से। आगे। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीले को क्या कहा जाता है? इनसेल वर्ग कहा जाता है। इनसेल वर्ग। कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? मोनोडनाक। मोनोडनाक। ये सब जो है ना विश्व में पढ़िएगा है। रुकिए 200 नहीं जी, ह्यूमस होगा। सॉरी, ह्यूमस होगा। ह्यूमस होगा। मोनोडनाक नहीं होगा, ह्यूमस होगा। ह्यूमस। नदी अपर्दित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को मोनोडनाक कहा जाता है। इसमें मोनोडनाक होगा। संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी द्वारा होता है। नदी। नदी द्वारा होता है। पेडिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी द्वारा ही होता है। किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। क्या नंबर है वो? 204। कंबोडिया में नहीं पाया जाता है। कंबोडिया। 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 आगे। पेनाइन, अपलेशियन और अरावली उदाहरण है। पुरानी पर्वत श्रृंखला का। पुरानी पर्वत श्रृंखला का। निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट है। जर्मनी में है। राइन नदी जर्मनी में बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट। पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनाता है? दर्रा। दर्रा कहा जाता है। कौन सबसे ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट।
खत्म हो गया। इसमें जो है ना विश्व का कुछ कुछ घुसा दिया गया है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। विश्व का पढ़िएगा तो स्पष्ट होगा। अब जो है आज से हम लोग अपने अगले चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं क्या? हेडिंग मारिए। हाँ, भारत के अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत के अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आइए समझिए। आपको इस चैप्टर में जो है मुख्य तौर पर भारत के नदियों से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे झील हो गया, जलप्रपात हो गया, बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, नदियों के किनारे बसे शहर हो गए, इन सभी चीजों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इन सभी चीजों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले नदी के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, नदी से जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे नदी से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कौन नदी कहां से निकलती है, कौन नदी किस समुद्र या सागर में जाकर मिलती है, यानी नदी का उद्गम स्थल हो गया, नदी का संगम या मुहाना हो गया, नदी की सहायक नदी हो गई। जैसे आपसे पूछा जाता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है, गंगा नदी का संगम या मोहना क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का संगम या मोहना क्या है। इस प्रकार से जो है आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले 2-3 बातें जो कि हो सकता है आपको पहले से भी मालूम हो, और जो 2-3 बातें, उसमें एक है उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, एक है संगम या मोहाना, और एक है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र, तो एक उद्गम स्थल है, एक संगम या मोहाना है, और एक अपवाह क्षेत्र है। देखिए, सीधा तौर पर एक लाइन में समझिए आप, नदी जहां से निकलती है उसे उसका उद्गम स्थल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहां पर तो मानचित्र होगा नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबक गांव के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिला में त्रयंबक गांव में स्थित त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। तो गोदावरी नदी त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रयंबक पहाड़ी हो गया, महाराष्ट्र के नासिक का त्रयंबक पहाड़ी हो गया। वहीं गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है, तेलंगाना में प्रवेश करती है, और फिर
आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो आपको गोदावरी नदी अपना जल आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिराती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी जो है गोदावरी नदी का संगम या मुहाना है, संगम या मुहाना है। कहने का मतलब यह हुआ, नदियां अपना जल जहां समुद्र या सागर में मिलाती है, नदियां अपना जल जहां समुद्र या सागर में मिलाती है, उसी को उसका संगम या मुहाना कहा जाता है। अब महाराष्ट्र से निकलकर महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना में बहती है, फिर आंध्र प्रदेश में बहती है, आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल गिराती है। तो ये जो त्रयंबक पहाड़ी से आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गोदावरी गिराती है, इस बीच का जो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो बीच का क्षेत्र होता है इसी को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि नदी के उद्गम स्थल से लेकर नदी के संगम या मुहाना तक के क्षेत्र को, नदी के उद्गम स्थल से लेकर नदी के संगम या मुहाना तक के क्षेत्र को उसका अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, उसका अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। अब जब नदी महाराष्ट्र होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो कई सारी छोटी छोटी नदियां गोदावरी में आकर मिलती है, जो कि उसकी सहायक नदी मानी जाती है, जैसे वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, पूर्णा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। अगर आप समझे हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो आप इस चीज को एक बार देखिएगा। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र है, मैदान है, समुद्र है या सागर है। नदी सामान्य तौर पर पर्वतीय या पठारी क्षेत्र से ही निकलती है। मान लिया जाए कि पर्वत के इस बिंदु से, ए बिंदु से नदी निकली, तो पर्वतीय क्षेत्र से बहती हुई मैदानी भाग में प्रवेश करती हुई आगे चल करके जो है समुद्र में जाकर मिल गई। तो नदी ए बिंदु से निकली, ए उसका उद्गम स्थल हो गया, और यहां पर बी बिंदु पर, यहां पर समुद्र या सागर में मिल गया, यह उसका संगम या मुहाना हो गया। और यह जो ए से बी तक का क्षेत्र है, यह इसका अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र हो गया, यह इसका अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र हो गया। आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे। यानी क्या हम यह कह सकते हैं, बताइएगा अगर कह सकते हैं तो, नदी जहां से निकलती है उसे उसका उद्गम स्थल कहा जाता है, हाँ या ना? नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है उसे उसका संगम या मुहाना कहा जाता है, हाँ या ना? उद्गम स्थल और संगम या मुहाना तक के बीच के क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, हाँ या ना? क्लियर है? तो लिखिए, उद्गम स्थल उद्गम स्थल डैश देकर नदी जहां से निकलती है नदी जहां से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। जैसे
जैसे गोदावरी नदी, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, जैसे गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, अर्थात जैसे गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, जैसे गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, अर्थात त्रयंबक पहाड़ी गोदावरी का उद्गम स्थल है। अर्थात त्रयंबक पहाड़ी गोदावरी का उद्गम स्थल है। अब आगे संगम या मोहाना, अगला हेडिंग मारिएगा, संगम या मोहाना। संगम या मोहाना डैश देकर, नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है, नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है उसे संगम या मोहाना कहा जाता है। उसे संगम या मोहाना कहा जाता है। संगम या मोहाना कहा जाता है। गोदावरी नदी, उसी में गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अर्थात बंगाल की खाड़ी को गोदावरी नदी का संगम या मोहाना कहा जाएगा। फुल स्टॉप। अब अपवाह क्षेत्र, कॉपी लेके नहीं आए हैं वो? अच्छा, अपवाह क्षेत्र लिखिए। नदियों के उद्गम स्थल से अपवाह क्षेत्र, नदियों के उद्गम स्थल से लेकर
संगम या मोहाना तक के संगम या मोहाना तक के बीच के क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहते हैं। सहायक नदी, हेडिंग मारिएगा सहायक नदी। एक मिनट हीरो सब, एक मिनट। अपवाह क्षेत्र कहते हैं, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। थोड़ा और लिख लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। हाँ, अपवाह क्षेत्र कहते हैं अर्थात गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र, गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ, उधर ऐसे जो मेरे तरह कमर पे हाथ दे करके खड़ा है, काहे न लिख रहे हैं, काहे? पार्टनर लिख रहा है, पार्टनर लिख रहा है आपका। अच्छा, पार्टनर खाता है आपका पेट भर जाता है। अजीब हाल मार। अच्छा रुकिए, कल से जो है नीचे वाला अब टेस्ट जो है उस बिल्डिंग में लेकर के चले गए हैं। नीचे वाला क्लासरूम अभी खाली है एगो, ठीक है। उस क्लासरूम में भी जो है यहाँ से लाइव करवा देंगे, ठीक है। तो होगा कि आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, करवा देते हैं। पूरा सिस्टम सब गड़बड़ हो गया है। लिखिए, अर्थात गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अर्थात गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, आगे हेडिंग मारिए सहायक नदी, सहायक नदी। सहायक नदी, सहायक नदी लिखिए, सहायक नदी, बड़ी नदी, डैश देकर बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र में, सहायक नदी डैश देकर बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र में, बड़ी नदियों के अपवाह क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां जो आकर मिलती है, उन छोटी नदियों को ही सहायक नदी कहा जाता है। जैसे गोदावरी की सहायक नदी, जैसे गोदावरी की सहायक नदी गोदावरी की सहायक नदी वर्धा, गोदावरी की सहायक नदी वर्धा, वर्धा, पूर्णा, मंजरा,
पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती इत्यादि है। जैसे गोदावरी की सहायक नदियां वर्धा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती इत्यादि है। चलिए, ये तो छोटी छोटी बातें हुई। अब हम लोग आते हैं, यहां पर भारत का मानचित्र लगाना बड़ी जरूरी है, समझे? है कैसे लगेगा? वहीं बैठे रहिए, यहां से इसको 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 है, हल्ला क्या करते हैं? बे महाराज, फिर तो वहीं आ गए। अरे बोलिए ना जी, यहाँ पे तो वही तो हम बोले थे, इंपोर्ट इंपोर्ट। ऑल मैप, आजा भारत। हल्ला काहे कर रहे हैं? सीख गए? सीख गए ना? हाँ, तब बताइए, कुछ है? कुछ नहीं है। अरे सीख जाएंगे महाराज, कौन बड़का चीज है इस बात। ये बैकग्राउंड वाला मिटा रहे हैं। और है नहीं नहीं जी, कहीं ना है, अब ना है। चलिए आइए, अब देखिए, भारत, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है। भारत की नदी या तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है या अपना जल अरब सागर में गिराती है। भारत की नदियों में जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके बाद हुगली, स्वर्णरेखा, महानदी, ब्रह्मणी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, शरावती, ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो भारत की नदियां या तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगी या अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो इस आधार पर भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी और दूसरा अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। लेकिन इस आधार पर हम आपको पढ़ाते नहीं हैं, बस जानकारी के लिए बता दिए। हम जो आपको पढ़ाते हैं वह आपको संपूर्ण भारत की नदियों को दो भाग में बांटकर हम भी पढ़ाते हैं। लेकिन जो दो भाग में बांटकर पढ़ाते हैं उसमें एक हिमालय की नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदी।
यानी हम जो विभाजन करेंगे आपको हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी के आधार पर विभाजन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं भारत है, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, हां या ना? एकदम से हां। 15 दिन क्लास हुआ होगा हिमालय पर्वत का, समझ गए। अब भी अगर नहीं मालूम है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है तो आपका कोई उपाय ना है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, हां या ना? एकदम से हां, एकदम से हां। तो अब भारत में बहने वाली नदियों में कुछ नदियां ऐसी है जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, हिमालयी क्षेत्र से। और कुछ नदियां ऐसी है जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। और फिर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदी प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलती है। तो भारत की नदियों को जो दो भाग में हम बांट करके पढ़ाएंगे, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और फिर सबसे पहले हिमालय की नदियों को हम लोग डील कर लेंगे और हिमालय की नदियों को डील करने के बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में अपना जल गिराती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो यहां पर दो वर्गों में फिर से विभाजित करेंगे। बात समझ में आया? तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटकर विभाजित, दो वर्गों में बांट करके पढ़ेंगे, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय। अब जब आप दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे थे तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है यहां से था, तो अब यहां पर चीजों को आप समझिएगा। तो यहीं पर जो है हम लोग हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है, उस अंतर को हम लोग यहीं पर समझेंगे। नीचे से लिखिए, भारत की नदियों को, नीचे से लिखिएगा, भारत की नदियों को, भारत की नदियों को दो वर्गों में, भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित कर भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित कर पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अब देखिए, एक नंबर में हिमालय की नदियां और दो नंबर में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक नंबर में हिमालय की नदियां, दो नंबर में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक नंबर में हिमालय की नदियां, दो नंबर में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब सुनिए हो हीरो सब, आपको जो है
अब दोनों में अंतर समझना है। हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। बिहार दरोगा 1717 पोस्ट 2018 में परीक्षा हुआ था, प्रीलिम्स में उसमें प्रश्न पूछा था। राजस्थान पीसीएस 2013 में प्रश्न पूछा है। यूपीएससी 2008-9 में प्रश्न पूछा है। मतलब यहां से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब 2 कॉलम बनाइएगा, पहला में लिखिएगा हिमालय की नदियां, दूसरा में लिखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। 2 कॉलम बनाइएगा, पहला में लिखिएगा हिमालय की नदियां, दूसरा में लिखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। का हो चश्मिश, नहीं लिख रहे हैं? चश्मिश आप ही को बोल रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, डेमो करने आए हैं। आए बोलिए बोलिए ना, अरे आप ही को बोल रहे हैं चश्मिश, उधर उधर रेड शर्ट चश्मिश, काहे न लिख रहे हैं, डेमो करने आए हैं। अरे उधर आपको नहीं, आप रेड शर्ट कहाँ है महाराज, उधर उसको बोल रहे हैं उसे, नहीं नहीं उसको नहीं, आप चश्मा कहाँ पहने हैं? हाँ हाँ उसी को बोल रहे हैं, नहीं लिख रहा है वो, नहीं लिख रहा है क्या, डेमो करने आए हैं? अच्छा कॉपी लेके नहीं आया? थोड़ी तो पढ़ने के लिए आते हैं तो कॉपी लेके नहीं आते हैं। आज थोड़ी का यानी सबको लग रहा था क्वेश्चन में आज हम सोच करके आए थे, आज तीसरा चैप्टर शुरू कर देना है। चलिए सुनिए, अब अंतर समझिएगा। समझिए अब तब पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। सबसे पहली बात यह है, हिमालय की नदी है ना, देखिए हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र यानी पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय इलाका है यानी मैदान से ऊंचा क्षेत्र है। और ऊंचाई पर जब आप जाइएगा ना तो तापमान क्या होता है जानते हैं? तापमान कम होता है, तापमान कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा, 165 सेंटीमीटर ऊपर जाइएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 165 मीटर जाइएगा फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 165 मीटर ऊपर जाइएगा फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी होगी। क्या होगी? मतलब अगर धरातल पर 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो 165 डिग्री ऊंचाई पर जाइएगा तो 23, उससे ऊपर फिर 165 जाइएगा तो 22। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाइएगा तापमान क्या होता है? कम होते जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? जम जाता है। और पानी जब जम जाता है तो उसी को हम लोग बर्फ कहते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र में हिमानी यानी बड़े बड़े बर्फ के भूखंड, बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। और हिमालयी क्षेत्र की जो नदियां हैं उसका उद्गम स्रोत हिमानी क्षेत्र ही है या ग्लेशियर ही है। तो हिमालयी क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियां हैं, हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी है या ग्लेशियर है, जो जिसमें पिघलने की दर काफी तीव्र गति से होता है, काफी अधिक गति से होता है। तो हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति बर्फ से होती है, बर्फ से होती है। और दूसरी बात, हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति वर्षा से भी होता है, वर्षा से भी होता है। तो हिमालय की नदी को जो है जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा दोनों से होता है, जिस वजह से हिमालय की नदियों में 12 माह पानी रहता है। 12 माह, साल में 12 माह होता है ना कि 15 माह होता है? 12 होता है।
तो हिमालय की नदियों में 12 माह पानी होता है। जैसे हिमालय की नदी गंगा है, गंगा में देखिए सालों भर पानी रहता है, गंगा में सालों भर पानी रहता है। तो हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, लेकिन उसके 12 मासी होने का कारण है उसको पानी की प्राप्ति बर्फ और वर्षा दोनों से होता है। हिमालय की नदी 12 मासी है, अर्थात हम यह भी बात कह सकते हैं कि हिमालय की नदी सतत वाहिनी है, मतलब हमेशा बहने वाली नदी है, मतलब उसमें हमेशा जल होता है, हमेशा पानी होता है। लेकिन वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अगर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत, अब प्रायद्वीपीय भारत पठारी भाग न है, पठारी भाग है, और पठारी भाग की औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर। तो 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ थोड़े जमता है, नहीं जमता है, बर्फ नहीं जमता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जल की प्राप्ति बर्फ से नहीं होता है, सिर्फ वर्षा से होता है। और जहां तक वर्षा का सवाल है, क्या 12 माह वर्षा होता है? नहीं ना होता है। वर्षा तो मुख्य तौर पर 15 जून से 15 सितंबर, अब मार्चों में वर्षा हो गया वो तो अलग बात है। अभी मार्च में चल रहा है, हाँ मार्च चल, अभी वर्षा हुआ है ना, हाँ तो मार्च में वर्षा हो गया। देखिए जब आप प्रकृति के साथ, जब मानव प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ करता है तो यही बेमौसम बारिश होता है, समझ गए। ये सब प्रतीक है कि प्रकृति के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ मानव के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मार्च में बारिश हो रहा है, नहीं तो अभी बारिश का मौसम नहीं है। और ये सब बारिश में, बेमौसम बारिश में भींगिएगा ना तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो बेमौसम बारिश में कभी नहीं भींगना चाहिए। 15 जून से 15 सितंबर के बीच जो बारिश होता है उसमें आप भींगिए ना, तबीयत खराब नहीं होगा। और उसके बाद या उसके पहले के बारिश में भींगिएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, समझ गए। तो आप समझिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जल की प्राप्ति सिर्फ वर्षा से होता है, और वर्षा सिर्फ वर्षा ऋतु में होता है सामान्य तौर पर। तो वर्षा ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां लबालब भरी रहती है, मतलब काफी ज्यादा पानी होता है। देखिए उधर बतिया रहे हैं फोन से, का हो ऐसे करके फोन रखे हुए हैं, अजीब वाले महाराज। चलिए, वहीं जो है आपको अन्य ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल होता ही नहीं है, सूख जाता है, समझिए सूख जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती है, उसमें वर्षा ऋतु में पानी होता है, अब बाद बाकी मौसम में उसका पानी सूख जाता है। और इसलिए पूरे भारतवर्ष में हर नदी में हमेशा पानी हो, इसको लेकर के एक क्रांति भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, मतलब वैसी नदियां जिसमें सालों भर जल होता है उसको मौसमी नदियों से जोड़ा जाता है ताकि उन नदियों में भी सालों भर पानी हो। तो खैर ये अलग चीज है, खैर यहां पे अभी जाने की जरूरत नहीं है, चलिए छोड़िए। तो कुल मिलाकर के यहां पर एगो बात कह सकते हैं न हो कि हिमालय की नदियां 12 मासी, क्योंकि उसको जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा दोनों से, और प्रायद्वीपीय भारत की नदी मौसमी, क्योंकि उसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ, कह सकते हैं ना, लिखिए। लेकिन एगो बात जानिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में एगो कावेरी अपवाद है। कावेरी जो है अपवाद है, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ही है। कावेरी नदी में 12 माह जल होता है। कावेरी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ही है, लेकिन कावेरी नदी एक अपवाद है जिसमें 12 माह जल होता है, 12 माह, समझ गए। और जैसे उत्तर भारत के लोग यज्ञ अनुष्ठान में
गंगा जल का प्रयोग करते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत के लोग यज्ञ अनुष्ठान में कावेरी नदी के जल का प्रयोग करते हैं। समझ गए? जैसे उत्तर भारत के लोगों के लिए गंगा नदी पवित्र है, वैसे ही दक्षिण भारत के लोगों के लिए कावेरी नदी पवित्र है। लिखिए, हिमालय की नदी में लिखिएगा, यह नदी बारहमासी होती है, यह नदी बारहमासी होती है क्योंकि इन नदियों को जल की प्राप्ति हिम हिम हिमो हिम यानी बर्फ, हिम हे भगवान, हिम और वर्षा दोनों से होता है, हिम और वर्षा दोनों से होता है। प्रद्वीपीय भारत की नदियों में लिखिएगा, प्रद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती है, प्रद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती है क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ वर्षा से होती है। सिर्फ वर्षा से होती है। फुल स्टॉप। प्रद्वीपीय भारत की नदियों में ही दूसरा पॉइंट, प्रद्वीपीय भारत की नदियों में दूसरा पॉइंट, दो गो कॉलम बनाए हैं नो। अब प्रद्वीपीय भारत की नदियों में दूसरा पॉइंट, प्रद्वीपीय भारत की नदियों में, प्रद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप प्रद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी बारहमासी नदी है। कावेरी बारहमासी नदी है। फुल स्टॉप। चलिए अब आगे समझिए। जो हिमालय की नदी है, एगो बात बताइए, यहां से कंसेप्ट क्लियर होगा। एगो बात बताइए आप हमको, हिमालय पर्वत का निर्माण पहले हुआ का हुआ? काहे पीछे से कलम भोगते हैं बेचारी को। चलिए चलिए शांत रहिए महाराज, इतना हल्ला काहे करते हैं? लगता है खा करके बहुत आते हैं, थोड़ा कम खा के आया कीजिए। जितना हल्ला क्लास में करते हैं उतना घर पे पढ़ते हैं। देखिए
एनर्जी जो है ना गलत जगह वेस्ट मत कीजिए। मतलब हल्ला में एनर्जी अपना वेस्ट मत कीजिए। घर पे जाकर के पढ़िए लिखिए महाराज। देखिए एगो बात बताइए, आप सुनिए, हल्ला नहीं। एक बात बताएंगे आप हमको कि जो प्रद्वीपीय पठार है और हिमालय पर्वत है, ये दोनों में पुराना कौन है? हाय, प्रद्वीपीय पठार पुराना है। जवाब तो दे ही रहे हैं, मतलब सही है आप लोग, सही है, सही बात है। अब आप स्वयं इस बात को सोचिए, जब प्रद्वीपीय पठार पुरानी है, हिमालय पर्वत प्रद्वीपीय पठार के तुलना में नई है, तो आप स्वयं थोड़ा सोचिए कि हिमालय की नदियां पुरानी होगी या प्रद्वीपीय पठार की नदियां पुरानी होगी? हाँ, प्रद्वीपीय पठार की नदियां पुरानी होगी ना? हाँ, प्रद्वीपीय पठार की नदियों की तुलना में हिमालय की नदियां नई होगी। क्या होगी? नई। तो हिमालय की नदियां जब नई है तो हिमालय की जो नदियां है वो प्रद्वीपीय पठार की तुलना में युवा होगा या नहीं होगा? युवावस्था में होगा। वही प्रद्वीपीय पठार की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में चली गई है, कहने का मतलब यह हुआ, जो हिमालय की नदियां है वह अपनी युवावस्था में है, अपने यंग पीरियड में है, और वही जो प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में चली गई है, 50-60 वर्ष के उम्र में। एक बात बताइए कि आप में जोश, जुनून, जज्बा, आप कुछ भी करने का कैपेसिटी आप में, कुछ भी खाकर पचाने का कैपेसिटी आप में अभी युवावस्था में है? अभी तो कच्चो मुर्गा खा के पचा दीजिएगा। अब 50 वर्ष उम्र होने के बाद पकलो मुर्गा पचेगा? नहीं पचेगा। तो मतलब दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में है, प्रद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में। तो लिखिए दूसरा पॉइंट, हिमालय की नदियों में दूसरा पॉइंट लिखिए। हे भगवान। अच्छा, शरीर में तो जान न है, कोकी आता है। हिमालय की नदियों में दूसरा पॉइंट, हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में है। हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में है, प्रद्वीपीय भारत की नदियां में अगला पॉइंट, प्रद्वीपीय भारत की नदियों में अगला पॉइंट, यह नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में है। प्रद्वीपीय भारत की नदियों में दूसरा पॉइंट या अगला पॉइंट, जो भी तीसरा पॉइंट होगा प्रद्वीपीय भारत की नदियों, यह अपनी प्रौढ़ावस्था में है। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति नहीं ना? नदी जहां से निकलती है उसे उसका उद्गम, नदी जहां समुद्र या सागर में मिलती है उसे उसका संगम या उद्गम स्थल से लेकर संगम या मोहाना तक का क्षेत्र, अपवाह, नदियों के अपवाह क्षेत्र में जो छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है उसे
सहायक। भारत की नदियों को कितने भाग में बांटकर पढ़? हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय। हिमालय की नदी 12मासी है क्योंकि उसको जल की प्राप्ति हिम और वर्षा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी है क्योंकि उसको जल की प्राप्ति सिर्फ वर्षा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन 12मासी है? कौन है? कौन नदी अपनी युवावस्था में है? हिमालय ना। कौन नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में? आए इससे आगे अगले क्लास। धन्यवाद।